मुझे हमारे एचआर सामान्यवादी पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है और आज हमारे पास हमारी एक कक्षा है कि एचआर सामान्यवादी कौन है या कंपनी में उनकी भूमिका क्या है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की शुरुआत है, बहुत एक वेबिनार। और आज हम बात करेंगे कि एचआर में क्या भूमिकाएं हैं, एक कंपनी में एचआर का विकास, एक एचआर सामान्यवादी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एचआर कार्य में रुझान, प्रतिभा प्रबंधन और कर्मचारी जीवन चक्र, एचआर सामान्यवादी सॉफ्ट स्किल्स और एचआर लीडर कैसे बने, एचआर सर्विस नहीं। इस कोर्स की अपनी वेबसाइट है। यह वेबसाइट का एक लिंक है और इस कोर्स पर आप सीखेंगे कि एच पत्रकार कैसे बने, इस भूमिका को कैसे प्राप्त करें। और यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प है, मैं कहूँगा। तो यह 1-2 है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। मुझे अपना परिचय दें। दरअसल मेरा नाम माइक प्रितुला है और मैंने इन खूबसूरत कंपनियों में काम किया। मैं बैंक में शुरू हुआ। इस बैंक का नाम वर्तमान में बैंक भेजता है। फिर मैंने टेलीविज़न जारी रखा। ये स्टारलाइट मीडिया टेलीविज़न कंपनी थी। फिर मैं वॉरगामिंग में शामिल हो गया जो गेम डेवलपमेंट कंपनी है। और फिर मैंने प्रीपली और विचारों के लिए काम किया। प्रीली इस समय एक स्टार्टअप थी और आइडियाज़ आईटी कंपनी है। और अब मेरे पास मेरी अकादमी, मेरी प्रतिभा अकादमी है और मैं मानव संसाधन सलाहकार के रूप में पीपल फोर्स के साथ काम करता हूं। और हाँ, यहाँ सर्वोत्तम प्रथाओं की एक सूची है जिसका मैं आपको पालन करने और उनके शोध, अध्ययन पढ़ने, उनके उपकरण लेने और उस पर अपने काम को आधार बनाने की सलाह देता हूँ। और हमेशा की तरह होमवर्क के बारे में, ये कोर्स हमारे सभी पाठ्यक्रमों के रूप में, इसमें होमवर्क है जिसे मैं जांचता हूं और आपको प्रतिक्रिया देता हूं और अपने सभी होमवर्क को पूरा करने के बाद आपको हमारा डिप्लोमा प्राप्त होगा। तो यह एक आवश्यकता है ना, अपना सारा होमवर्क सबमिट करने और मेरी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम आपको एक बहुत ही लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर डिप्लोमा देते हैं, वही प्लेटफॉर्म जो गूगल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्लैक कर्मचारियों को अपने डिप्लोमा देता है। तो एचआर में भूमिकाएं क्या हैं? मेरे पास यह एचआर मैप है जिसे मैंने आपके लिए एचआर विभिन्न धाराओं में विभिन्न भूमिकाओं को दिखाने के लिए तैयार किया है। और एचआर पत्रकार लाल तार पर है ना? तो एचआर पत्रकार एचआर और एचआर निदेशक के प्रमुख से एक कदम पहले है। और यह भर्ती या कुल पुरस्कार या एलएनडी की तरह सिर्फ एक समारोह नहीं है। ये सार्वभौमिक काम है जो मैं कहूँगा। और हम वास्तव में देखेंगे कि इसमें क्या शामिल है। इसलिए यदि हम विभिन्न मानव संसाधन भूमिकाओं और मानव संसाधन विभागों, मानव संसाधन कार्यों के बारे में बात करते हैं, तो हम आमतौर पर कर्मचारियों के रिकॉर्ड की तरह निम्नलिखित पा सकते हैं। ये बहुत बुनियादी है, वे बस कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं और अब शायद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेटा जमा करते हैं। फिर निश्चित रूप से भर्ती और ऑनबोर्डिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है ना? फिर नियोक्ता ब्रांड और आंतरिक संचार, प्रशिक्षण और विकास, मुआवजा और लाभ, मानव संसाधन स्वचालन, व्यापार भागीदारी और परिचालन समर्थन। और एचआर सामान्यवादी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति में एचआर विभाग है ना? तो इन सभी कार्यों, इन सभी भूमिकाओं को एक व्यक्ति में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि यह भूमिका बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक कंपनी के विकास के प्रारंभिक चरण में मानव संसाधन निदेशक है। मैं कहूंगा कि इस व्यक्ति के लिए मानक भूमिका प्रगति पहले मानव संसाधन निदेशक बनना है, बाद में जल्द ही। ये सीईओ का दाहिना हाथ है। ये भूमिका सीईओ के बहुत करीब काम करती है। वे एक साथ काम करते हैं और इसलिए ये सीईओ से सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर है। ये कंपनी में व्यक्तिगत के प्रभारी व्यक्ति है। यह एक व्यक्ति, आंतरिक मानव संसाधन विशेषज्ञ और सलाहकार की तरह है। इसलिए इस भूमिका में पेशेवर होना बहुत जरूरी है। और कभी-कभी यह भूमिका किसी बिंदु पर मुख्य संचालन अधिकारी भी बन जाती है। तो यही एक आरोप पत्रकार है। और उसके कारण, इस भूमिका के विशिष्ट होने के कारण और एक व्यक्ति में संपूर्ण मानव संसाधन विभाग होने के कारण, इस भूमिका को इन सभी दक्षताओं को प्राप्त करने और संभालने की आवश्यकता है।
और इसमें कठिन कौशल और निश्चित रूप से नरम कौशल शामिल हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपको एक बहुत अच्छा एचआर पत्रकार बनना सीखना होगा। और किस तरह की कंपनियों में हम इस भूमिका को पा सकते हैं? किस तरह का एचआर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि यह भूमिका इस संरचना में फिट हो सके? तो आइए एचआर कॉन्फ़िगरेशन के विभिन्न रूपों को देखें और समझें कि क्यों कुछ कंपनियां उनके पास एचआर सामान्यवादी है जबकि दूसरे के पास अधिक लोग हैं। तो मैं कहूंगा कि 6 अलग-अलग एचआर निर्माण मॉडल हैं। 1 एक एचआर के बिना है, जो अब इतना लोकप्रिय नहीं है जितना पहले था। क्योंकि शायद हम 5 साल पहले भी कहते हैं, मैं सुन सकता था कि आप जानते हैं, हमारे पास एचआर नहीं है और हमें इस पर गर्व है। हम एचआर के बिना सब कुछ कर सकते हैं, हमें वास्तव में एचआर की जरूरत नहीं है। एचआर कुछ पुराने जमाने का है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर कंपनी समझती है कि उन्हें एचआर की जरूरत है। और कुछ कंपनियां वे शुरू से ही एचआर किराए पर लेती हैं, जैसे कि 3 सह संस्थापक, और फिर वे एचआर किराए पर लेते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी को इन खिलाड़ियों को कंपनी में लाना है, उन्हें ऑनबोर्डिंग में मदद करना है, इस सभी प्रेरक, संस्कृति, प्रदर्शन और अन्य सामान के साथ। तो अगर कोई एचआर नहीं है, तो कोई अपनी भूमिका लेता है, जैसे सीईओ, भूमिका का कुछ हिस्सा, फिर लाइन मैनेजर या पर्यवेक्षक, शायद सीईओ के सहायक कुछ भूमिका लेते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई एचआर नहीं है, एचआर है, लेकिन यह अलग-अलग लोगों में विभाजित है। फिर कुछ बिंदु के बाद जब कंपनी बढ़ती है, तो वे समझते हैं कि उन्हें एचआर की आवश्यकता है। वे इसे एचआर मैनेजर, एचआर स्पेशलिस्ट या शायद एक रिक्रूटर भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति को वास्तव में एचआर से सभी काम करने और करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल भर्ती के लिए। और इसीलिए इस भूमिका को एचआर कहा जाता है, इस भूमिका को एचआर जनरलिस्ट कहा जाता है। सामान्यवादी का मतलब है कि यह सब कुछ करता है, इसलिए यह सामान्यवादी है ना? तो यह व्यक्ति स्टाफ रिकॉर्ड, भर्ती और ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण और विकास, मूल्यांकन, मुआवजा, संचार, सब कुछ करता है। हाँ, भूमिका कुछ कंपनियों से बहुत अलग हो सकती है। ये भर्ती का 80% और बाकी का सिर्फ 20% हो सकता है। कुछ कंपनियों में उनके पास काम पर रखने की यह उच्च मात्रा नहीं है और इसीलिए ये भूमिका कर्मचारियों की प्रेरणा और विकास के बारे में अधिक है। तो प्रतिशत अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह भूमिका सभी मानव संसाधन कार्यों के प्रभारी होती है। और अगर यह भूमिका कंपनी में सिंगल एचआर है, तो एचआर जनरलिस्ट है। यदि कोई अन्य मानव संसाधन है, तो यह अब मानव संसाधन सामान्यवादी नहीं है। यह शायद मानव संसाधन नेता, मानव संसाधन के प्रमुख और नहीं, शायद प्रतिभा के प्रमुख, लोगों की प्रतिभा बन जाता है। वे इसे विभिन्न नामों से बुला सकते थे, लेकिन ये चार्ट सामान्यवादी नहीं है। तो मान लीजिए कि कुछ अन्य लोग हैं। वास्तव में चार्ट सामान्यवादी किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती करने के लिए रख सकता है, लेकिन आमतौर पर उनके पास इतने सारे कर्तव्य होते हैं और इतने सारे कार्य होते हैं कि वे केवल एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें इस व्यक्ति को कम से कम 2 या 3 कार्य करने की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं इसे 3 in 1 कहता हूं। जिसका अर्थ है कि मानव संसाधन के सिर के तहत हर लोगों को कई अलग अलग कार्य करता है, कई अलग अलग भूमिकाओं प्रदर्शन करते हैं। मैं इसे एचआर मैनेजर कहता हूं। वास्तव में मानव संसाधन प्रबंधक एक बहुत बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा निराश हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रबंधक वह है जो कुछ प्रबंधित करता है ना? तो आमतौर पर मानव संसाधन प्रबंधक यह व्यक्ति और फिर मानव संसाधन विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आजकल एचआर मैनेजर एक शीर्षक के रूप में, नौकरी का शीर्षक ऐसा है, कैसे कहें, इतना फुलाया जाता है कि बहुत अधिक जूनियर भूमिकाओं को एचआर मैनेजर कहा जाता है। इसलिए मैंने इस नाम को एचआर मैनेजर के रूप में एचआर के सिर के नीचे रखा। लेकिन यह एचआर विशेषज्ञ या शायद अन्य नाम भी हो सकते हैं। और इसका मतलब है कि ये 2 या शायद 1 या 3 या इससे भी अधिक मानव संसाधन प्रबंधक, वे एक ही समय में कई कार्य करते हैं, जैसे भर्ती प्लस ऑनबोर्डिंग, मुआवजा प्लस कर्मचारी विकास, है ना?
और फिर जब कंपनी बढ़ती है और मानव संसाधन विभाग बढ़ता है तो मानव संसाधन निदेशक और कुछ कार्य होते हैं और प्रत्येक कार्य का अपना नेतृत्व या प्रमुख होता है। और अगर एचआर भूमिका के तहत कुछ प्रमुख हैं तो मान लें उस स्थिति में हम इस भूमिका निदेशक एचआर निदेशक को बुला सकते हैं। तो आमतौर पर निदेशक का मतलब है कि आप अन्य प्रबंधकों का प्रबंधन करते हैं। यदि इस भूमिका के तहत कोई प्रबंधक नहीं है तो यह एक निदेशक नहीं है। यह एचआर लीड है, एचआर का प्रमुख जिसे आप इसे कहते हैं, लेकिन निर्देशक नहीं। तो निर्देशक की भूमिका का मतलब है कि इसके तहत कुछ प्रमुख हैं और वे सिर्फ एक कार्य करते हैं। उनके पास अपना काम करने के लिए अपनी टीम है। ये चार्ट निदेशक के तहत कुछ प्रमुख भी हो सकते हैं और कुछ व्यक्तिगत योगदानकर्ता सीधे चार्ट निदेशक को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये ठीक है। और फिर जब कंपनी और भी बढ़ जाती है और मान लें कि 1000 कर्मचारियों को दूर करें तो इसे आमतौर पर और भी अधिक मानव संसाधन लोगों की आवश्यकता होती है और आमतौर पर मानक विचार कुछ मानव संसाधन व्यापार भागीदारों को जोड़ना है। वास्तव में मानव संसाधन व्यापार भागीदार वे मानव संसाधन निदेशक के क्लोन हैं। वे बिजनेस लीडर के रूप में काम करते हैं, वे अपने परामर्श प्रदान करते हैं, वे व्यापार जगत के नेताओं को प्रशिक्षित करते हैं। तो वे सिर्फ मामले में मानव संसाधन निदेशकों पेस्ट कॉपी कंपनी के नेताओं का एक बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50 अलग अलग नेता हैं तो मानव संसाधन निदेशक के पास उन सभी के साथ बिताने के लिए इतना समय नहीं है और इसीलिए उन्हें एचआर डिपार्टमेंट और बिजनेस लाइंस के बीच एचआर के अकाउंटेंट की तरह एचआर बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत होती है। और हाँ, ये कार्य हैं। तो एचआर बिजनेस पार्टनर वे एचआर डायरेक्टर और बिजनेस लीडर्स दोनों के अधीनस्थ हैं और वे एचआर फंक्शंस के साथ काम करते हैं। वे नेता नहीं हैं, वे मानव संसाधन कार्यों के प्रबंधक नहीं हैं। उन्हें एक ग्राहक पसंद है और इसके विपरीत यह उन ग्राहकों को कार्य करता है जो व्यावसायिक भागीदार हैं। चलो प्रतिभा अधिग्रहण के सिर आगामी वर्षों के लिए एक भर्ती योजना की जरूरत है कहते हैं, क्योंकि अगर प्रतिभा अधिग्रहण के प्रमुख मानव संसाधन व्यापार भागीदारों के लिए चला जाता है और हे लोग कहते हैं हम इस साल के लिए योजना स्टाफ की जरूरत है, इसलिए कृपया अपने नेताओं के साथ काम करें और इस योजना को तैयार करें। आपको अपने विभागों में किस तरह के लोगों की जरूरत है और कभी कभी यह और भी अधिक जटिल हो सकता है और अधिक प्रभावी मानव संसाधन संरचना। संरचना का नाम ट्रिपल एज मॉडल है क्योंकि यह 3 अलग अलग बड़ी दिशाओं की तरह है। कार्यात्मक निर्देश, मानव संसाधन व्यापार साझेदारी और संचालन। संचालन आमतौर पर एचआर ऑटोमेशन, एचआर एनालिटिक्स, कर्मचारी सहायता के साथ दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ काम करते हैं। यह एचआर ऑपरेशन है। और फिर इस मामले में सभी कार्यात्मक नेता वे विषय मेटा विशेषज्ञ बन रहे हैं और वे वास्तव में परियोजना प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं, या यदि आप परिचालन प्रबंधकों की तुलना में मानव संसाधन विभाग में उत्पाद प्रबंधक चाहते हैं, क्योंकि सभी संचालन विभाग या लोगों के संचालन विभाग में जाते हैं। यही विचार है। ठीक है, यह विभाग की विभिन्न संरचनाओं के बारे में था। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी में एचआर के विकास की। क्या दिलचस्प है कि हर एक कंपनी में मानव संसाधन विभाग उसी तरह बढ़ता है जैसे दुनिया में बढ़ता है जब ये पेशा दिखाई देता है ना? तो चलिए इस बारे में सोचते हैं। आपकी राय से एचआर फंक्शन का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्योंकि कुछ अलग साल हैं, उन्हें एचआर प्रोफेशन या एचआर फंक्शन बर्थ डेट माना जा सकता है। तो असली कहानी निम्नलिखित है। ये भूमिका 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिखाई दी जो कंपनी के बाहर थी, लेकिन भूमिका लोगों की सही देखभाल करने की थी। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से मोटी स्थिति के लिए घायल कर्मचारियों, और उनकी भूमिका कंपनी के बाहर बनाई गई थी, राज्य के अंदर कठिन कामकाजी परिस्थितियों के जवाब में, है ना?
फिर विश्व युद्धों के जवाब में स्टाफ रिकॉर्ड्स की भूमिका बनाई गई, जहां इतने सारे कर्मचारी अनुपस्थित थे, वे एक देश से दूसरे देश में, एक नौकरी से दूसरे देश में जा रहे थे। उन्हें एमी में सेवा के लिए काम पर रखा गया था और इसीलिए इन सभी चालों को ट्रैक करने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के रिकॉर्ड सभी लोगों को ध्यान में रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बाद में मानव संसाधन प्रबंधक दिखाई दिए। ये था, मैं 60 का दशक कहूंगा। इस भूमिका ने विभिन्न नीतियों को विकसित किया, कर्मचारियों, वेतन संरचना, सामूहिक सौदेबाजी समझौते के बारे में ध्यान रखा। बाद में मानव संसाधन परामर्श कंपनियों के समय में युद्ध उन्नत मानव संसाधन प्रबंधक बढ़ता है। फोकस दक्षता और वित्तीय मुआवजा योजनाओं पर था। और बाद में 2000 में एचआर एक एचआर बिजनेस पार्टनर बन गया जो अन्य नेताओं की तरह ही काम करता है। तो ये रणनीतिक व्यापार भागीदार, परिवर्तन एजेंट, प्लेयर प्रतिनिधि, विशेषज्ञता का केंद्र, सेवा और भूमिका अभी भी विकसित हो रही है और विकास का एक और कदम है। तो हम देखेंगे कि यह कैसे बढ़ सकता है, ये कैसे बदल सकता है, लेकिन इस समय यह इस तरह है। इस भूमिका के मानव संसाधन व्यापार भागीदारी और व्यापार के प्रभाव की तरह ही भूमिका के रूप में उसी तरह से बढ़ रहा था। ये बन रहा है, यह व्यापार और व्यावसायिक परिणामों पर अधिक से अधिक प्रभावशाली होता जा रहा था और सिर्फ सेवा की तुलना में अधिक रणनीतिक भागीदार बन रहा था, है ना? और एचआर के भीतर भूमिका और गतिविधियां भी समय के साथ बदल रही हैं। और जब एचआर भूमिका स्थापित हुई तो वही बदल गया। वही यह एकल कंपनी में बदल रहा है जब एकल कंपनी एचआर विभाग में भी स्थापित किया गया है। इसलिए ये कर्मचारियों और अन्य कार्यों के काम की देखभाल करने से शुरू होता है और कुछ बिंदु पर यह अधिक परिवर्तनकारी कार्य करता है क्योंकि कंपनी को एचआर से कुछ बिंदु पर कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल लोगों को बोर्डिंग और आदि पर काम पर रखने के बजाय। तो एचआर की नई भूमिका, जैसा कि आप देखते हैं, अधिक रणनीतिक और कम संचालन बन रहा है। लेकिन ये कम संचालन क्यों? हम इसे कैसे बदल सकते हैं? कंपनी की ज़रूरतों के बारे में क्या? एचआर ऑटोमेशन के कारण, लोगों के प्रबंधकों को लोगों के नेताओं के रूप में विकसित करने के कारण, एचआर उनकी कुछ जिम्मेदारी ले सकता है और लोगों के प्रबंधकों को दे सकता है या कुछ स्वचालित कर सकता है और कंपनी की रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जहां ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक पुरस्कृत है। और डेव उलरिच द्वारा ये भूमिका। वास्तव में मुझे यह मॉडल बहुत पसंद है जो बहुत प्रसिद्ध लेखक डेव उलरिच द्वारा पेश किया गया था, जिसकी मैं आप सभी को सलाह देता हूं। मैं आपको इस वेबिनार के अंत में एक पुस्तक का नाम प्रदान करूंगा। इसलिए डेव उलरिच के कारण एचआर में 4 अलग अलग भूमिकाएं हैं। कुछ भूमिकाएं भविष्य से जुड़ी होती हैं जबकि उनमें से कुछ वर्तमान से जुड़ी होती हैं और प्रक्रिया और लोगों के लिए समान होती हैं। इसलिए हर कंपनी में हमें एचआर से 4 तरह की भूमिकाओं की जरूरत होती है। कंपनी को रणनीति हासिल करने में मदद करने के लिए रणनीतिक भागीदार बनना, समय के साथ कंपनी को बदलने में मदद करने के लिए एक बदलते एजेंट होने के लिए, एचआर प्रक्रियाओं का निर्माण और समर्थन करने के लिए प्रशासनिक विशेषज्ञ होने के लिए और लोगों को प्रदर्शन करने के सर्वोत्तम तरीके से योगदान करने में मदद करने के लिए एक कर्मचारी वकील होने के लिए। सही? तो इसके लिए अलग अलग और निश्चित रूप से चार्ट सामान्यवादी के लिए चार्ट सामान्यवादी के बारे में बात करते हुए, वे सभी हमारे लिए ये सब करते हैं, जो बहुत दिलचस्प है। तो एचआर लीडर कैसे बने? एचआर सर्विस नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ इस लाइन के तहत हम आमतौर पर सिर्फ सेवा के रूप में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लाइन के ऊपर हम नेताओं के रूप में प्रदर्शन करते हैं। हम नेता कैसे बन सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि आप में से कोई भी सिर्फ एक सेवा नहीं बनना चाहता। यह इतना दिलचस्प नहीं है। और एक नेता बनने के लिए आपको व्यवसाय के बारे में अधिक जानना होगा।
इसलिए हम इस कोर्स पर कुछ बिजनेस बेसिक, वास्तव में बेसिक बिजनेस टूल्स, बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस इक्विपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा और बिजनेस समझ सकें, न कि सिर्फ एचआर साइड। लेकिन फिर मानव संसाधन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ट सामान्यवादी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल चार्ट जनरलिस्ट के बारे में बात करते हुए, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, यह एक भूमिका में पूरा मानव संसाधन विभाग है। हम विभिन्न योग्यता मॉडल पर विचार कर सकते हैं, है ना? और बहुत अच्छी तरह से संगठित योग्यता मॉडल में से एक सीआरएम योग्यता मॉडल है जो एचआर पेशेवर के विचार का वर्णन करता है, मैं आदर्श रूप से कहूंगा, है ना? ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स, कुछ हार्ड स्किल्स, एचआर में काम करने के कुछ स्तंभों को दर्शाता है। तो चलिए इस योग्यता मॉडल को लेते हैं और इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। तो एक लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 बड़े स्तंभ हैं: लोग, कार्यस्थल और संगठन। तो चलिए उनसे शुरू करते हैं। लोग, इसका क्या मतलब है? ये रणनीतिक योजना, कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने, कर्मचारी सगाई, प्रशिक्षण और विकास और मुआवजे के बारे में है। और यह हमारे पाठ्यक्रम की संरचना है ना? फिर संगठन। ये मानव संसाधन संगठन, संगठनात्मक प्रभावशीलता और विकास, लोगों के प्रबंधन, कर्मचारी संबंधों, प्रौद्योगिकी और सूचना की संरचना के बारे में है, और यह भी हमारे पाठ्यक्रम में है। और फिर कार्यस्थल। मानव संसाधन और वैश्विक संदर्भ, विविधता, जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, श्रम कानून। हम आज इस बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में वेबिनार में। और क्या एचआर सामान्यवादियों को संलग्न नहीं होना चाहिए? कार्यालय प्रबंधन। ये कार्यालय प्रबंधक की भूमिका है ना? प्रबंधकों के बजाय कर्मचारियों के साथ बैठकें आयोजित करना। भूमिका इन बैठकों का संचालन कर सकती है, लेकिन इसके बजाय नहीं, बल्कि प्रबंधकों के लिए भी। केवल भर्ती, तो ये सिर्फ एक भर्ती है। इसलिए यदि वे केवल भर्ती करते हैं तो भर्तीकर्ताओं और सामान्यवादियों को न बुलाएं। एक प्रबंधक कैलेंडर के साथ काम करना, ये सहायक भूमिका है। टीम के नेताओं के लिए चल रहे काम। ये भूमिका नहीं है ना? एचआर जनरलिस्ट के लिए इतना सॉफ्ट स्किल्स। मैं कहूंगा कि सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स के समान महत्व के स्तर पर हैं, क्योंकि आमतौर पर एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा पेशेवर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का संयोजन होता है। एचआर पत्रकारों को किस तरह के सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है? नेतृत्व और नेविगेशन। मानव संसाधन निदेशक के समान, क्योंकि यह एक एकल भूमिका है। इस भूमिका का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए कोई मानव संसाधन निदेशक नहीं है। तो ये संगठन के भीतर पहल का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने, संगठनात्मक संस्कृति का समर्थन करने या बदलने की क्षमता है। कंपनी की दृष्टि, मिशन और रणनीति विकसित करने के लिए अन्य शीर्ष या शीर्ष प्रबंधकों या सी स्तरीय प्रबंधकों के साथ काम करें। एचआर की दृष्टि और व्यापार रणनीति के बीच एक लिंक प्रदान करता है, और वास्तव में हम बहुत जल्द एचआर रणनीति विकसित करने की बात करने जा रहे हैं। फिर निश्चित रूप से नैतिक अभ्यास, जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब मानव संसाधन सामान्यवादी कर्मचारियों के बारे में बात करते समय नैतिकता का ध्यान रखेगा। फिर बेशक व्यापार कौशल। भूमिका बहुत व्यवसाय उन्मुख है। यह व्यापार जगत के नेताओं के बहुत करीब होना चाहिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, व्यापार के मुद्दों के आसपास अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, व्यापार की जरूरतों के आसपास, न केवल लोगों की जरूरत है, लोगों के मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन न केवल। फिर निश्चित रूप से संबंध प्रबंधन। चार्ट सामान्यवादी भूमिका कंपनी में एक गोंद की तरह ये सभी बिंदुओं, सभी लोगों को पूरी टीम में काम करने के लिए जोड़ता है। इसीलिए संबंध प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल आंतरिक संबंधों के बारे में नहीं है, ये प्रदाताओं, सेवा और शायद आउटसोर्स और अन्य दलों के साथ बाहरी संबंधों के बारे में भी है। परामर्श भूमिका कर्मचारियों, नेताओं को लोगों और मानव संसाधन के बारे में किसी भी प्रश्न के बारे में रद्द करने वाली है। इसलिए भूमिका होनी चाहिए कोच के रूप में कार्य करें इन सभी कर्मचारियों के लिए। विश्लेषणात्मक योग्यता। इस भूमिका में केवल मनोविज्ञान नहीं है, जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोविज्ञान लोगों के व्यवहार के बारे में है, बल्कि कर्मचारियों के बारे में कुछ निर्णय लेने के लिए कठिन संख्याओं और आंकड़ों और तथ्यों और आंकड़ों के बारे में भी है। आंत की भावना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विश्लेषण इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है।
तो यह एनालिटिक्स के आधार पर कुछ निर्णय लेने के बारे में भी है। वैश्विक और सांस्कृतिक प्रभावशीलता। जैसा कि हम आज बाद में देखेंगे, दुनिया अधिक से अधिक वैश्विक होती जा रही है और इसीलिए वैश्विक और सांस्कृतिक प्रभावी खिलाड़ी होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बेशक, संचार। ये संचार के बारे में बहुत कुछ है। आपको बहुत अच्छा संवाद करना होगा। आपको कर्मचारियों को, कंपनी को, बाहरी दर्शकों जैसे उम्मीदवारों को, सेवा प्रदाताओं की तरह, शायद कुछ अधिकारियों से दोनों तरह से संवाद करना होगा। क्यों नहीं? ठीक है, यह उच्च कौशल और नरम कौशल के बारे में था। अब बात करते हैं एचआर वर्क के ट्रेंड की। ये भूमिका बदल रही है, उभर रही है, निरंतर विकसित हो रही है ना? इसलिए हमें कुछ रुझानों पर विचार करना होगा और समझना होगा कि वे हमारी भूमिका को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। एक प्रवृत्ति जो समय के साथ विकसित हो रही थी और वास्तव में अब ये सिर्फ एक परिणति है, आरामदायक कार्यालय है। कुछ ऐसा जो गूगल ने शायद एक दशक पहले शुरू किया था और फिर अन्य कंपनियों ने अभी अभी अनुसरण किया और कॉपी किया। और इसलिए यह अच्छा है। वास्तव में, मैं निम्नलिखित विचार के बारे में सोचने के लिए सभी मानव संसाधन लोगों और व्यापार जगत के नेताओं और व्यापार मालिकों की सिफारिश करना पसंद करता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके कर्मचारी अपने आरामदायक बिस्तर और अपने अपार्टमेंट में सुबह जल्दी उठते हैं। वे कुछ इंटीरियर देखते हैं, वे कुछ फर्नीचर, कुछ डिज़ाइन चीज़ें देखते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में, और फिर वे काम पर जाते हैं। इंटीरियर के संदर्भ में सोचें, कैसे कहें, कर्मचारियों की भावनाओं के संदर्भ में, कौन सा अधिक आरामदायक है और बेहतर दिखता है, उनका घर या उनका काम? यदि यह उनके घर के बारे में है जो उनके काम से बेहतर दिखता है, तो सवाल यह है कि उन्हें काम पर क्यों जाना चाहिए? भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, वे कुछ पैसे कमाने के लिए काम पर जा सकते हैं। ये तार्किक है। लेकिन आंतरिक रूप से, भावनाओं से, वे इसका विरोध करना चाहते हैं, है ना? वे प्रभावी कर्मचारी हो सकते हैं यदि भावनात्मक रूप से वे चाहते हैं कि वे काम पर न जाएं। तो वास्तव में हर कंपनी के लिए बहुत ही मूल विचार उस तरह के कार्यालय का निर्माण करना है जो थोड़ा सा है, चलो अपने कर्मचारियों के घर की तुलना में थोड़ा अधिक आकर्षक कहते हैं। विभिन्न देशों में आय के विभिन्न स्तर के विभिन्न कर्मचारियों के होने का मतलब है कि शायद अलग अलग कार्यालय हों। लेकिन अगर आप शीर्ष खिलाड़ियों, कर्मचारियों को काम पर रखना चाहते हैं, शायद बहुत अच्छा भुगतान किया है, तो आपको अपने कार्यालय के बारे में बहुत अच्छे से सोचना होगा। अन्यथा आपके पास ये प्रेरित कर्मचारी होंगे, जो बहुत बुरा है। फिर निश्चित रूप से, हाइब्रिड वर्कस्टेशन। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना दूरस्थ कार्य आ रहा है और ये लंबे समय से है। ये सिर्फ अस्थायी के लिए कुछ नहीं है ना? और हम देखते हैं कि कंपनियों को इसके अनुकूल कैसे होना चाहिए। और हाइब्रिड वर्कस्टेशन, जब आप प्रभावी रूप से दूरस्थ कर्मचारियों और इन ऑफिस कर्मचारियों को मिला सकते हैं, तो आपको कुछ विचार करना होगा। फिर निश्चित रूप से दूरस्थ कार्य। रिमोट काम अब एक प्रवृत्ति नहीं है। यह मैं कहूंगा कि यह हमारी वास्तविकता है। ये कोविड-19 से पहले एक प्रवृत्ति थी, है ना? मैं 2018 में भी कहूंगा, ये बहुत फैशनेबल था। कंपनियों के बहुत से वे उसके साथ प्रयोग करने के साथ अनुभव कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कर्मचारियों को दूरस्थ काम पर भेजने के लिए धक्का दिया। लेकिन धक्का दिए जाने का मतलब दूरस्थ कार्य में प्रभावी होना नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, वे अभी भी दूरस्थ कार्य में इतने प्रभावी नहीं हैं। वे एक इन ऑफिस नौकरी में हैं क्योंकि वे दूरस्थ लोगों के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित नहीं करते हैं। वे नहीं समझते कि उन्हें अधिक अधिक उपकरण, विभिन्न संस्कृति, वास्तव में यहां तक कि विभिन्न मानव संसाधन कार्य की आवश्यकता है। यदि आपके पास दूरस्थ कर्मचारी हैं, तो आप अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत स्पर्श, मानवीय स्पर्श खो देते हैं। मेरे नेटवर्क का एक बहुत से, मैं विभिन्न कंपनियों में वे वास्तव में सिर्फ मानक कर्मचारियों को सुना है, मेरे दोस्तों का एक बहुत
मैंने सुना है कि हम अपने एचआर को अधिक महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब हम रिमोट पर गए तो एचआर गायब हो गया। वे हमारी मदद नहीं करते। कम से कम वे हमें परेशान नहीं करते। ये ठीक है, लेकिन एचआर का काम लोगों को परेशान नहीं करना है। मानव संसाधन कार्य लोगों को अधिक प्रभावी होने, विकसित होने, प्रेरित होने में मदद करने के बारे में है। तो जब कोई हमारे बारे में कहता है कि वे मुझे परेशान नहीं करते हैं और यह ठीक है, ये भयानक है ना? इसलिए हमें दूरस्थ कार्य और दूरस्थ कर्मचारियों की बेहतर सेवा के लिए मानव संसाधन का पुनर्निर्माण करना होगा। फिर बेशक, मेटा यूनिवर्स। इतनी सारी कंपनियां वे माइक्रोसॉफ्ट जैसे मेटावर्स के साथ प्रयोग करते हैं। मेटा कंपनी की तरह उन्होंने फेसबुक से नाम भी बदल दिया, है ना? एप्पल कुछ कर रही है। हम जल्द ही उनसे वर्चुअल रियलिटी चश्मे की उम्मीद कर रहे हैं। और वास्तव में क्या दिलचस्प है, जबकि हम इस बारे में भविष्य में कुछ की तरह बात कर रहे हैं, कुछ शायद अजीब और अजीब, कुछ सामान्य मानक नहीं, हमारे बच्चे वास्तव में पहले से ही हैं। उनके पास ये रोबॉक्स सामान है, उनके पास यह मिनीक्राफ्ट सामान है। असल में, आप जानते हैं, मैंने एक लेख पढ़ा, मुझे लगता है कि कल एक लड़की के बारे में है कि उसकी माँ ने उसे रोबॉक्स गेम में उसे कुछ खाना पकाने, फ्रिज से बाहर निकलने, माइक्रोवेव ओवन में डालने के लिए कहा। इसलिए माँ किसी कारण से वास्तविक जीवन में बेटी से संवाद नहीं कर सकी। तो माँ रोबॉक्स में शामिल हो गई, इस बेटी से किसी स्थान पर मिली और खेल के अंदर चाट किया। वास्तविक जीवन में संवाद करना आसान था। बस वास्तविक जीवन, बस उस बारे में कल्पना करो। इसलिए बच्चे पहले से ही वहाँ हैं और बहुत लंबे समय से हैं, क्योंकि मिनीक्राफ्ट मुझे लगता है कि यह कुछ वर्षों से यहाँ है। पता नहीं कब इसका आविष्कार हुआ। वास्तव में मेरे बच्चे वे इन खेलों के साथ अपने दोस्तों के साथ वास्तव में अपने सहपाठियों के साथ भी खेल रहे हैं। और निश्चित रूप से संवर्धित वास्तविकता। तो आप मेटा से कार्यस्थल को जान सकते हैं और वे इस तरह के एक और कार्यस्थल विकसित कर रहे हैं, लेकिन मेटावर्स में, जो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि एक बात जो, कैसे कहें, हमें मेटावर्स का उपयोग करने से रोकें, बस एक बहुत बड़ा चश्मा है जो पहनने के लिए आरामदायक नहीं है। लेकिन जैसे ही यह इन छोटे चश्मे के साथ बदलता है या शायद एलोन मस्क से भी संकुचित होता है, पूरी बात, पूरा खेल बदल जाएगा और हम वहां होंगे। इसलिए इस बारे में सोचना शुरू करना एक अच्छा विचार है। साथ ही, ये केवल कुछ आभासी वास्तविकता के बारे में नहीं है जिसका उपयोग आप ग्राफिक्स के लिए इस तरह के मेटावर्स जैसे गैदर का उपयोग करने के लिए भी कर सकते हैं। यह एक खेल है। दरअसल, यह एक कंपनी का खेल है। आप अपने वर्चुअल ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं जैसे पाइपर ने इस गेम में किया था, है ना? कोई कुछ चश्मा या बहुत मुश्किल कुछ की जरूरत है। तो मेटावर्स का उपयोग करने के कुछ पेशेवर, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तेजी से सीखने की अवस्था, कर्मचारी कल्याण के लिए बेहतर चिंता, कार्यालय में पैसा सुरक्षित और निश्चित रूप से बेहतर पहुंच स्वचालन। कैसे तैयार करें? यहाँ मेरे पास आपके परीक्षण के लिए कुछ विचार हैं और वास्तव में मुख्य विचार यह है कि आपको बस अपनी टीमों के साथ इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी अन्य टीम के निर्माण की कोशिश करें, इनमें से किसी एक रोबॉक्स, माइनक्राफ्ट, सोलवॉर, इकट्ठा या समान में दौड़ें। ठीक है, चलो एक और प्रवृत्ति पर चलते हैं। इस प्रवृत्ति को मैं शायद सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि यह अभी हो रहा है, जो बहुत अजीब है और वास्तव में ये बहुत भयानक है क्योंकि हमने सोचा था कि दुनिया के अधिक विकसित और अधिक मानव से संबंधित होने के बाद ये बुरी चीज़ गायब हो सकती है। लेकिन यह अभी भी होता है। मेरा क्या मतलब है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। मुझे लगता है कि ये 2018 था जब पूरी दुनिया ने इन भयानक तस्वीरों को जानवरों के साथ आग में देखा था। यह ऐसा था जैसे यह एक बड़ी आपदा थी, है ना? और बहुत सारे लोग वे सिर्फ दान करते हैं ऑस्ट्रेलिया इन जानवरों की रक्षा के लिए। फिर निश्चित रूप से कोविड, जो काफ़ी आहत थे, हानिकारक थे। फिर क्रांतियाँ, सैन्य संघर्ष, रूस आक्रमण, यूक्रेन, है ना? जो बहुत बुरा है।
हम इस विनाश को देखते हैं जो उन्होंने देश पर किया, उन्होंने लोगों के जीवन के लिए क्या किया। ये वास्तव में भयानक है। बंदर पॉक्स, अफ्रीकी देशों में अकाल, और हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। और मैं आपको इनमें से कुछ भयानक तस्वीरें दिखाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान इन समस्याओं की ओर लाएं और कर्मचारियों के वहां होने के बारे में सोचना शुरू करें, है ना? और एक कंपनी कैसे मदद कर सकती है, क्योंकि यह अभी है। आप जानते हैं, यह एक ऐसी कंपनी है जिसे उन कंपनियों को करना है जिन्हें अपने कर्मचारियों और उनके लोगों की मदद करनी है। आपको सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में, पूरे देश के बारे में ध्यान रखना होगा, न कि केवल एकल कर्मचारियों के बारे में, है ना? तो क्या करें? पहचानें कि यह हमारे मानव संसाधन जीवन का हिस्सा बन गया है। अपने पर्यावरण का विश्लेषण करने, विकास की भविष्यवाणी करने, अपनी योजनाओं में शामिल करने और स्थिरता लक्ष्यों पर कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करने के लिए इस पेस्टल विश्लेषण का उपयोग करना शुरू करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। तो पिस्तौल विश्लेषण जो मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ वो सिर्फ एक मानक उपकरण है जब आप अपनी एचआर रणनीति या व्यावसायिक रणनीति तैयार करते हैं। ये 6 अलग अलग श्रेणियां हैं जिनकी आपको निगरानी करनी है और यह विचार करना है कि वहां क्या हो रहा है और यह आपकी कंपनी और आपके मानव संसाधन कार्य को कैसे प्रभावित करता है। तो राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और कानून। तो बस ध्यान दें कि वहां क्या हो रहा है। जैसे चलो इन तकनीकों को लेते हैं। आप जानते होंगे कि चैट जीपीटी लोगों के सवाल का जवाब देने और वास्तव में लोगों की मदद करने में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आप जानते हैं, ये सिर्फ कुछ है कि गूगल की जगह ले सकता नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो लोगों को कुछ रचनात्मक कार्य करने, पाठ तैयार करने, शायद प्रशिक्षण एजेंडा तैयार करने में मदद करता है। और चैट जीपीटी के कई अलग अलग उपयोग हैं। लेकिन चैट जीपीटी अंतिम संस्करण अभी हाल ही में दिखाई दिया, शायद कई हफ्ते पहले, और इस समय इसका बहुत बड़ा प्रभाव है और यह केवल कई हफ्तों के भीतर और भी बेहतर होने जा रहा है। मुझे लगता है कि वे एक और संस्करण जारी करेंगे, और यह सतत विकास लक्ष्य। ये कुछ ऐसा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया है। उस 17 लक्ष्यों से सभी देश जो कंपनी अब जिया रणनीति में शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको केवल एक कंपनी के कुछ लक्ष्यों को लेने का उदाहरण दिखा रहा हूँ, उनमें से सभी निश्चित रूप से नहीं, ये बहुत मुश्किल है। आमतौर पर कंपनी शायद 2 या 3 लक्ष्य लेती है और वे अपने व्यवसाय में शामिल होने की कोशिश करते हैं, और जब तक वे कर सकते हैं तब तक इन लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। फिर निश्चित रूप से अनुभवी कर्मचारियों की कमी, रिक्तियों को कैसे बंद करें। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उच्च कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना बहुत कठिन है। और यहाँ फोकस खुद को विकसित करने की क्षमता पर होने वाला है। इसलिए कंपनी लोगों को कौशल के सही सेट के साथ नहीं, बल्कि शिक्षित करने और सीखने की क्षमता के साथ काम पर रखना शुरू कर रही है। तो विचार करें कि आपकी कंपनी इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए क्या कर सकती है। हो सकता है कि सर्वश्रेष्ठ को आकर्षित करने के लिए सभी पदों के लिए साइन ऑन बोनस की पेशकश करें। शायद विकल्प पूल और विश्राम कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर कर्मचारियों को बनाए रखने की कोशिश करें। आंतरिक गतिशीलता पर ध्यान दें और बहुत कुछ करने के लिए, है ना? फिर जाहिर है, कर्मचारी प्रतिधारण और प्रेरणा। क्या चल रहा है? कोविड के प्रकट होते ही कर्मचारी जुड़ाव कम हो रहा है। तो विचार ये था कि पिछले 10 वर्षों से समय के साथ व्यस्त लोगों की संख्या बढ़ रही थी। और कोविड की इस शुरुआत में ये घटने लगा है, जो बहुत बुरा है ना? क्योंकि हम लोगों को काम पर लगे हुए देखना चाहेंगे। आप क्या कर सकते थे? व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण लागू करें। रचनात्मक और प्रभावी कर्मचारी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया निर्धारित करें कि कर्मचारी को क्या प्रेरित करता है। कर्मचारी को बेहतर ढंग से समझने और बेहतर संचार बनाने के लिए पल्स सर्वेक्षण चलाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं स्थितिजन्य प्रेरणा कहता हूं। स्थितिजन्य प्रेरणा से मेरा मतलब है कि कंपनी की क्षमता यह समझने की है कि इस विशिष्ट क्षण में लोगों को सबसे अच्छा क्या प्रेरित करता है। यहाँ इकोफ्लो का एक उदाहरण है।
यह एक बड़ा पावर बैंक है जो आपके विभिन्न गैजेट्स और शायद कुछ समय के लिए बड़े उपकरणों की आपूर्ति प्रदान कर सकता है। और यह कुछ ऐसा है जो कंपनी ने वास्तव में यूक्रेन में अपने कर्मचारियों को ब्लैकआउट के दौरान भेजा था, ताकि लोगों को न केवल बेहतर काम करने में मदद मिल सके जब एक ब्लैकआउट होता है जिसे आपको किसी तरह अपने लैपटॉप पर शोध करने या कमरे में रोशनी रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन इतने शक्तिशाली भी हैं कि आप टेलीविजन, फ्रीजर, शायद टी पोर्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये समय में था। बाद में ये कुछ अलग हो सकता है। आप जानते हैं, जब कोविड ने बहुत सारी कंपनियों को शुरू किया तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को ताजे खाद्य पदार्थों के साथ स्वस्थ बक्से भेजे, कुछ स्वच्छता, कुछ मुझे नहीं पता, कुछ देखभाल दिखाने और कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में आपको सबसे अच्छा क्या प्रेरित करता है, और कुछ कार्रवाई करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए नहीं, कुछ सामान्य करने के लिए नहीं। तो जाहिर है, वैश्विक प्रवास की नई लहर। प्रवासन बहुत बड़ा है। आप जानते हैं, 2020 में यह इस वर्ष में पलायन करने वाली आबादी का 3.6% था। तो इसे 10 साल से गुणा करें और आप समझेंगे कि 3 आबादी 10 साल के भीतर पलायन कर रही है। और मैं 30 साल तक गणना भी नहीं करना चाहता, है ना? और वास्तव में आप्रवासन बढ़ रहा है, बहुत भारी बढ़ रहा है, आप जानते हैं, और यह बढ़ने वाला है। और इसीलिए दुनिया अधिक से अधिक वैश्विक होती जा रही है। इस तरह की स्थिति जैसे रूस आक्रमण यूक्रेन ने बहुत से लोगों को दूसरे देशों में जाने के लिए बनाया, जैसे कि विभिन्न पूर्वानुमानों के आसपास 6 से 8 मिलियन लोगों के अलग अलग आंकड़े यूक्रेन छोड़ गए और विभिन्न देशों में शामिल हो गए, और उन्होंने वास्तव में वहां काम किया। उनमें से कुछ लौट आए, लेकिन क्या हुआ, है ना? और कंपनियों को लोगों को सिखाना होगा कि वास्तव में सांस्कृतिक रूप से विविध कैसे हों, इन लोगों के साथ कैसे काम करें। ये सिर्फ एक उदाहरण है ना? क्योंकि आज ये यूक्रेन है, कल ये कोई भी देश हो सकता है। तुम नहीं जानते। और इस सांस्कृतिक जागरूकता और सांस्कृतिक मोड़ को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में वास्तव में कुछ सोचें जो आप अपने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं, है ना? और हाँ, भुगतान क्रांति। आपको ये सोचना होगा कि आप न केवल अपने देश के भीतर अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं, बल्कि आपको ये भी सोचना शुरू करना होगा कि आपकी कंपनी अन्य देशों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है। आपका क्षमा करें, आपका देश बनाम अन्य देश, है ना? तो बस खोज से शुरू करें कि रहने की लागत और अन्य देशों के बारे में अन्य रोचक तथ्य क्या हैं। एक तरफ इस संख्या का उपयोग करें और रहने की लागत की तुलना करने के लिए 2 शहरों में डाल दिया, लेकिन ये भी विभिन्न तथ्यों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अब वे जिन कंपनियों पर विचार करते हैं, क्या हमें अपना अगला कार्यालय साइप्रस पर, माल्टा पर, यूरोप में कहीं, शायद अमेरिका में खोलना चाहिए? अधिक प्रतिस्पर्धी क्या है? हम नए कार्यालय में सर्वश्रेष्ठ लोगों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, और कौन सा देश इस सबसे अच्छा सूट करेगा? कुछ आपको विभिन्न देशों की तुलना करने पर विचार करना होगा। और क्या करें? अपने देश की तुलना दूसरों से करें। उन लाभों को लिखें जिन्हें आपको न केवल कंपनी के फायदे, बल्कि अपने देश के फायदे भी बेचने हैं, खासकर यदि आपके पास स्थान कार्यक्रम है, यदि आप विदेश से लोगों को किराए पर लेते हैं। यहाँ मैं आपको विचार करने और पढ़ने के लिए कुछ उपयोगी लिंक प्रदान कर रहा हूँ। और यहाँ सब कुछ की सूची है जो एक प्रभारी पत्रकार कंपनी में करता है। और वास्तव में यह इस पाठ्यक्रम का हमारा कार्यक्रम है। तो बस हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हों और बेहतर एचआर सामान्यवादी बनें। मुझे लगता है कि आप इस काम का आनंद लेंगे, और अगर आप भविष्य में एचआर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आपकी वर्तमान भूमिका चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि यह पाठ्यक्रम काफ़ी उपयुक्त है। ये बहुत ही सामान्य और सरल और प्रभावी है। तो एचआर पत्रकार निम्नलिखित करता है। एचआर गतिविधियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं से जोड़ता है।
एचआर ऑडिट आयोजित करता है, शोध करता है और एचआर रणनीति बनाता है। कंपनी और मूल्यांकन उम्मीदवारों में भर्ती, कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रतिभा पहचान, कर्मचारी और कुल पुरस्कार, प्रदर्शन प्रबंधन और ओकेआर को प्रेरित करना, सगाई और बनाउट, नेतृत्व विकास और शेयर साझेदारी, कॉर्पोरेट संस्कृति और संचार प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और शेयर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से निपटना, कंपनी में लोगों के प्रबंधन का निर्माण, मानव संसाधन, कर्मचारी प्रतिधारण और टर्नओवर प्रबंधन, विश्लेषिकी और कर्मचारी प्रयोगों को स्वचालित करता। गृह कार्य। इन 15 प्रमुख क्षेत्रों में अपने पेशेवर ज्ञान का मूल्यांकन करें, जिनमें से कंपनी में 10 बिंदु पैमाने पर विषयगत रूप से हैं, और सभी 15 क्षेत्रों में मूल्यांकन करें कि आप वर्तमान में अपने काम में कितने प्रतिशत ज्ञान का उपयोग करते हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ने के लिए 2 पुस्तकों की सिफारिश कर रहा हूँ, जिनमें से एक उलरिच द्वारा और 2 एक लाज़लो बॉक। और आज वो सब है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और मैं होमवर्क की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जल्द ही मिलते हैं। बस हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हों और हम इन सभी वेबिनार को एक साथ चलेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। अलविदा अलविदा। जल्द ही मिलते हैं।